प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर कल होने जा रहा है। बहुत सारी तवक्कुआत इससे वाबस्ता हैं। पूरी कौम की नज़रें इन मुज़ाकरात पर लगी हुई हैं। अगरचे हुकूमत के अंदर भी और तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन मुज़ाकरात से ज़्यादा पुरुमीद नहीं है। वो समझते हैं कि इनसे कुछ निकलने वाला नहीं है। ख्वाजा आसिफ तो बरबला कह रहे हैं कि ये स्मोक स्क्रीन है। वो समझते हैं कि मुज़ाकरात तो ख़त्म कर देने चाहिए। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग पुरुमीद भी हैं। जैसे बैरिस्टर गौहर साहब सबसे ज़्यादा पुरुमीद दिखाई देते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, मुज़ाकरात से ही कोई हल निकलेगा। अब ये जो कल मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, इसकी खास बात यह भी है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया है कि भाई ये आखिरी मीटिंग होगी अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता। इसके बाद चौथी मुलाकात तभी हो सकती है अगर जुडिशल कमीशन बनाने पर रजामंदी जाहिर की जाएगी या उस पर कोई इब्तदाई कदम उठा लिए जाएंगे। लेकिन खबरें यह भी हैं कि तहरीक इंसाफ ही के अंदर से कुछ लोगों ने बानी चेयरमैन इमरान खान को मशवरा दिया है कि इतना सख्त मौक़िफ़ ना अपनाएं जुडिशल कमीशन के क़याम के हवाले से, बल्कि इसमें कुछ लचक पैदा करें। उधर राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की है। उन्होंने कहा कि जी PTI को चाहिए कि हमसे हमारी बिसात के मुताबिक मुज़ाकरात करें। इसका क्या मतलब है? क्या तमाम चीज़ें हुकूमत के इख्तियार में भी नहीं हैं? इन्हीं मामलात पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में सेनेटर खलील ताहिर संधू साहब मौजूद हैं, PMLN के रहनुमा। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपको खुशामदीद। निसार जट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं, PTI के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया जट साहब, आपको भी खुशामदीद। रजा हारून साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया रजा साहब, आपको भी खुशामदीद। सेनेटर साहब, क्या समझ पाए आप इस बयान से कि हमसे हमारी बिसात के मुताबिक बात करें, कि यानी कुछ चीज़ें हुकूमत के इख्तियार में ही नहीं है? बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि इसका जो जवाब है वो तो राना सनाउल्लाह खान साहब बेहतर दे सकते हैं, बिकॉज ही सेड इट। मतलब उनका जवाब ऐसा ये ऐसी बात है कि इसका आप जवाब भी नहीं दे सकते? नहीं, मुझे चूंकि पता नहीं वो किस अंदाज में उन्होंने या व्हाट्सएवर, क्योंकि वो जो बंदा बात कर रहा होता है ना उसको पता होता है मैंने क्या बात की है। मैं सिर्फ आपको दो मोटी मोटी बातें बता देता हूँ और मैं डॉक्टर साहब की भी नज़र करता हूँ, इंतहाई काबिल एहतराम है मेरे लिए। ये जो जुडिशल कमीशन की बात करती है ना, मैं आपको बिल्कुल 100%, आज भी अली जफर साहब से बात हुई थी, आज तक कभी जुडिशल कमीशन, जब कोई केस सब जुडिस हो जाता है, कभी जुडिशल कमीशन बन ही नहीं सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये मैं लेके आऊँ, आपके लिए रिपोर्ट आपको दे के जाऊँगा, इंक्वायरी ऑफ जुडिशल कमिशन एक्ट, और आज तक जितने जुडिशल कमीशन बने हैं बन नहीं सकता ही, बन ही नहीं सकता। जिससे आप किसी मुझसे मतलब इसका आप समझते हैं कोई इम्कान ही नहीं है? सर नहीं, लॉ में नहीं है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। आप जिससे मर्जी पूछ लें, किसी को आप ले लें लाइन पे, सलमान अकरम राजा साहब को ले लें, किसी और को ले लें, ये बन नहीं सकता। नंबर 2, इसकी जो 26 मई तो उस तरह से सब जुडिस है भी नहीं। 26 नवंबर सर नहीं हो चुका है। जब मुकदमा चलने शुरू हो जाए, जब मामला अदालत में चला जाता है, तो आज तक बना नहीं है। 1956 इंक्वायरी ऑफ कमीशन एक्ट जो है उसके तहत मैं बात कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पे इसकी रिपोर्ट जो होती है, अगर अभी जब बनते हैं, कमीशन बहुत बने हैं, लेकिन आज तक ये बाइंडिंग नहीं होता, लीगल लेकिन जब रास्ता निकालना हो तो निकल भी आता है ना। आपको याद होगा कि 2013 के मामले पर जब धरना हुआ था 2014 में, उसके बाद अगरचे ट्राइब्यूनल्स में मामला चल रहे थे, लेकिन फिर भी इंतखाबी धांधली के हवाले से जुडिशल कमीशन बना था। नहीं, लेकिन उस कमीशन का जो इन्होंने हाल किया, जैसे नसरुल मुल्क वाली बात आप कर रहे हैं ना, कि उन्होंने 4 हल्कों का फैसला भी कर दिया, ये उसके बावजूद भी उस पर नहीं मानते रहे। नंबर 2, इसकी रिपोर्ट एक तो बाइंडिंग नहीं होती किसी सूरत में ही। और तीसरे नंबर पे जो मैंने आपको बताया कि इस जो 1956 का जो एक्ट है, आर्मी इंक्वायरी ऑफ कमीशन एक्ट, ये अब मैं अकेला बात नहीं कर रही, मैं आपको रिपोर्ट देता हूँ, इसमें जितने कमीशन बने हैं देख लें, क्या कभी किसी जजमेंट में आज तक, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी भी जजमेंट में कभी किसी कमीशन की रिपोर्ट के बारे में फैसला हुआ आज तक? ये बन नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। जज साहब, फिर ये क्या मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं, बहस क्यों हो रही है? वो कह रहे हैं कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं है। मेरी अली जफर साहब से आज बात हुई इस बात। जी जज साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, मैं पहले तो बिसात के बात, हाँ, उनका कहने का मतलब था कि हमारी औकात के मुताबिक हमें बताया जाए, बिसात के मुताबिक। ठीक है जी। तो देखिए हुकूमत, मैं एक बात बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो मुतालबात हैं ये उस स्टेज पर रखें जिस वक्त 26 नवंबर का वाक़या हुआ, गोली चली, और गोली चलने के बाद पाकिस्तान में एक टेम्परेचर जो था वो बहुत हाई लेवल पे चला गया था, और हम समझते थे कि नफ़रतों के वो बीज जो हैं वो बहुत दूर तक चले जाएंगे, जिसकी रिकवरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत अच्छी मूव की, और उस मूव में उन्होंने ओपन डायलॉग का जो है दरवाज़ा खोला, और हम पॉलिटिकल डायलॉग पर आए। पॉलिटिकल डायलॉग पर सबसे ज़्यादा अप्रिशिएटेड बात यह है कि स्पीकर साहब ने अपना किरदार जो है वो पेश किया कि उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल, हमारा हाउस जो है, मेरा घर भी हाजिर है, मेरा दफ्तर भी हाजिर है, और उनकी सरपरस्ती में ये दोनों कमेटीज़ जो है आमने सामने बैठी। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि जी हमें जो भी आपने मुआहदा देना है वो तहरीरी तौर पर लिख कर देना है। सही है। हमने कहा कि जी
मुतालबा। हमने कहा जी हमें आप ओपन एक्सेस दें अपने लीडरशिप से, खान साहब से डायला जेल में बातचीत करने का, और वो कंट्रोल माहौल में ना हो, ओपन माहौल में हो, ताकि हम वो चीज़ें उनके साथ डिस्कस करके इसकी कंटिन्यूटी जो है उसको आगे की तरफ लेकर चलें। एक तो वो नहीं फिर करने दी, बैरिस्टर गौर साहब इंडिविजुअली गए, उन्होंने जाके सारी सूरत हाल से आगाह किया, उन्होंने कहा जी ठीक है आप मुतालबा जो है वो लिख कर दे दें, और उस पर एग्री किया। उसके बाद अब ये इंशाल्लाह कल जो है वो एक राउंड होना है, और हम अपना तहरीरी मुआहिदा तो मुतालबा जो है वो इंशाल्लाह कमेटी के सामने पेश करने जा रहे हैं। अब मैं कानूनदान तो हूँ नहीं कि मैं जैसे मेरे मोहतरम भाई हैं मैं इनकी तरह कोई, लेकिन आप समझते हैं वो रास्ता निकल सकता है? मैं समझता हूँ कि रास्ता ही डायलॉग में है, रास्ता ही डायलॉग में है, रास्ता ही बातचीत में है, रास्ता ही सारी चीज़ों का ये एक बहुत अच्छी मूव भी है, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो गवर्नमेंट को मिली है। मेरा ख्याल है इस मौके को गवर्नमेंट को नहीं गंवाना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे मुतालबात को मनो, ये कोई बड़ी बात नहीं है 9 मई पे जुडिशल कमीशन बनाना या 26 तारीख के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाना, ये पहले भी होता रहा है और कमीशंस बनते रहे और यहाँ पर अपना इंसाफ भी लोगों को मिलता रहा है। इस पर जुडिशल कमीशन, जुडिशल इंक्वायरी हो जाए। देखिए 9 मई का जो मैटर है ना वो इतना इजी मैटर नहीं है। मैं एक तो हमेशा एक आपको बताऊं कि 9 मई के वाक़े को मैं साने कहता हूँ, साने कहता हूं कि ये हमारे पाकिस्तान में एक साने हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। अब प्रॉब्लम क्या हुई, उस 9 मई को के FIRs को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया गया, और जिसकी पूरी की पूरी बेनिफिशरी हुकूमत रही, नून लीग रही। ठीक है जी, मैं हूं, मुझे इन्वॉल्व कर लिया, मेरे अगर कोई सरकर्दा दोस्त हैं उनको इन्वॉल्व कर लिया, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए वो इस्तेमाल करते रहे। अल्टीमेट उसकी एक्चुअल जो सूरत थी वो बिगड़ के रह गई। हम समझते हैं कि इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, कौन लोग मुलव्वस थे उनके एविडेंस सामने आने चाहिए। एविडेंस सामने आने के बाद बिल्कुल अगर वो कसूरवार है उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। वैसे भी मिलिट्री कोर्ट का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उनका फैसला आना भी बाकी है, साथ साथ ये एक्सरसाइज भी हो जाए तो इसके बाद जो इसके नताइज निकलेंगे वो मुस्बत होंगे, और आइंदा के लिए इन ऐसे जो है चीजें उनका रास्ता भी रुक जाएगा। लेकिन आप नहीं समझते कि बहुत सख्त किस्म का मौक़िफ़ आपने ले लिया है कि भाई एक ही चांस है आपके पास कि जो कल इजलास होने जा रहा है इसमें जुडिशल कमीशन का फैसला होना चाहिए, नहीं होगा तो दोबारा नहीं बैठेंगे? बहुत सख्त मौक़िफ़ नहीं है? नहीं, इस तरह नहीं। हमने ये तीसरी मीटिंग है, 2 मीटिंग में अभी तक तो हुकूमत ने लैतुलाल से काम लिया है। पहले उन्होंने एक मीटिंग की, उन्होंने कहा जी ठीक है आप मुतालबा लिख कर दें, हम आपकी मुलाकात कराते हैं। हुकूमत हेजिटेट नहीं होना चाहिए। और ये इस मौके पर जिस वक्त आपकी पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान में आपकी अनसर्टेनिटी, आपके पाकिस्तान में जो हालात पैदा हुए हैं, जो आपकी लेबर है, आपकी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल, लोग यहाँ से बाहर भागे जा रहे हैं, आपका पैसा जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, आपका पैसा डीवैल्यू हो गया। इन हालात में भी अगर गवर्नमेंट बड़े दिल का मुजाहरा नहीं करती, 1 स्टेप डाउन जाके हमारे मुतालबात को नहीं तस्लीम करती, तो फिर हमारे पास क्या रास्ता रह जाएगा इसके कि हम फिर एहतजाज का सूरत। हम नहीं चाहते कि हम एहतजाज करें, हम नहीं चाहते, हम चाहते कि पार्लियामेंट आगे बढ़े, सियासत आगे बढ़े। लेकिन खबर यह है कि कुछ पीछे के लोगों ने भी इमरान खान साहब को मशवरा दिया है कि जरा थोड़ा सा नरमी पैदा करें। मैं इस पर वापस आता हूं कि रजा हारून साहब, अभी सेनेटर साहब तो ये कहते हैं, जो कि वकील भी हैं और कानून लेकर आए हैं, वो कहते हैं ये जुडिशियल कमीशन बन ही नहीं सकता। लेकिन आपके ख्याल में अगर बातचीत हो रही है तो कोई रास्ता तो निकाला ही जा सकता होगा? रास्ते जरूर निकल सकते हैं, लेकिन मेरी भी ये एप्रीहेंशन है। अब ये टेक्निकल डिफिकल्टी है जुडिशियल कमीशन बनाने में, क्योंकि मामला अदालतों में ज़ेर इल्तिवा हैं, सजाएं हो चुकी हैं, मुख्तलिफ कोर्ट्स हैं। अब एग्जीक्यूटिव, जहां तक मेरी मालूमात है, एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी को इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकती, जुडिशरी को पॉज नहीं कर सकती, क्योंकि ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स के तहत ये अलग अलग अपने अपने डोमेन में ऑटोनोमस काम करते हैं। तो डिफिकल्टी होगी, टेक्निकल डिफिकल्टी होगी। जब मुज़ाकरात की टेबल में बैठेंगे PTI के दोस्त और गवर्नमेंट की कमेटी, तो फिर वो ये देखेंगे कि भाई डिमांड तो चले अपनी जगह ठीक है, वो डिमांड कर रहे हैं, लेकिन एक विद इन कोडल फॉर्मेलिटीज, लीगैलिटीज को मीट करते हुए हाउ कैन यू, और कैसे जुडिशियल कमीशन हुआ, क्या वो अदालतों को काम करने से रोक देगा? उसके बाद अथॉरिटी नहीं हो सकती। हाउ विल इट हैपन? तो ख्वाहिश रखना एक अलग बात है, उस ख्वाहिश नहीं, तो आप भी समझते हैं कि ये नहीं हो सकता और नहीं होने जा रहा? मेरा अंदाजा ये है, होने को तो देखे ना जी, जब ये बैठेंगे साथ तो ये तय करेंगे ना, यही तो मुज़ाकरात हैं।
एक निशस्त में तो कम से कम फिर होता हुआ नजर नहीं आ रहा आपको? नहीं, एक विशेष का तो ये काम भी नहीं है अभी तो। मुझे जहां तक देखे ना, पहली दफा फॉर्मली पीटीआई जो है, जिसकी ख्वाहिश पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, पहली दफा फॉर्मली अपनी डिमांड गवर्नमेंट को देगी। उस वक्त उस पर थोड़ी सी डिबेट होगी, फिर वो भी वापस आके मशवरा करेंगे ना। उस मशवरे के बाद, मुशावरत के बाद अपनी लीडरशिप में, जैसा वो कह भी चुके हैं, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। और ये टेक्निकल डिफिकल्टीज है इसके अंदर, हाउ दे विल वर्क। लेकिन एक बात जो इसमें पॉजिटिव है जी, वो ये है कि दोनों साइड से सीनियर पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं, ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो ऐसे मुज़ाकरातों को डील कर चुके हैं, जो कानूनी आईनी मामलात पे अबूर रखते हैं। खास तौर पे जो गवर्नमेंट साइड है उसके ऊपर जो टीम बैठी हुई है, पीपल्स पार्टी के 3 सीनियर रहनुमा बैठे हुए हैं, साकडार साहब बैठे हुए हैं, तो ये बड़े तजुर्बेकार लोग हैं। और अगर मुज़ाकरात शुरू हुए तो इसीलिए हुए कि बात बनाई जाए। बिल्कुल सही है। तो सर ये अब मसला ये है कि चलिए आप तो कह रहे हैं हो ही नहीं सकता ना, यानी आपकी पीटीआई की समझती है जी। मैं सेनेटर साहब से नहीं कहा कि ये नहीं हो नहीं, मैं सेनेटर साहब से कहा ये बहुत डिफिकल्ट मामला है। जी, वो आपने कहा, मैं अब सेनेटर साहब से बात कर रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि नहीं हो सकता, और आज भी नहीं हो सकता, अगले हफ्ते भी नहीं हो सकता, और अगर मुज़ाकरात के 5-10 राउंड और हो जाए फिर भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि वो टाइम लिमिट जो दी गई है उसमें तो कुछ नहीं होने जा रहा। देखिए असद साहब, जो डॉक्टर निसार साहब ने बात की है, एमएनए साहब ने, मैं उस बात को सपोर्ट करता हूं कि डायलॉग से बेहतर कोई रास्ता नहीं है। बड़े बड़े जो आप देखिए ना, दूसरी कब तक चलने चाहिए दूसरी जंग, क्योंकि अल्टीमेटम है ना इसके आगे खड़ा। देखिए बहुत इवन आपने को पता है जब सेकंड वर्ल्ड वार थी कितना मैसेकर हुआ था, कत्लेआम हुआ था, लेकिन फिर भी टेबल पे बैठ के हालात निकले थे। तो अब भी टेबल पे बैठना पड़ेगा। और जो रजा हारून साहब ने कहा है, वाकई दोनों तरफ से बड़ी संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है, ये मैं तस्लीम करता हूँ। और इवन हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने ये बात की है कि इवन द एटीट्यूड ऑफ द गंडापुर वाज वेरी पॉजिटिव। और फिर मिस्टर गौर साहब है, ये इसके अलावा हल कोई नहीं है। क्योंकि पहले तो ये कहते थे हम इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो गोली भी निशिस्त है इन पे। कल जो होने वाली निशस्त है उससे आपकी क्या तवक्कुआ है? मेरे ये तवक्कुआ है, जो मुझे थोड़ा बहुत पता है, अब चूंकि मैं आई एम नॉट मेंबर ऑफ दैट कमेटी, लेकिन ये होगा कि ये मुतालबा देंगे, डेफिनेट देंगे मिस्टर गौर साहब इज अ मैन ऑफ वर्ड्स। और उसके बाद फिर इनसे पूछा जाएगा, जरूर बात हमारी तरफ से भी ये होगी, जो मुझे लगता है कि कोई ना कोई एक एग्जांपल दे दे। आप भी माशाल्लाह यू आर वेरी सीनियर एंड सीजनड एंकर पर्सन, आप भी किसी से जिससे मर्जी पूछिए, कोई एक सिंगल मिसाल दे दें कि मामला अदालत में गया और उसके बाद कमिश्नर बनना हो। मैं एज ए लॉयर कह रहा हूँ, एज ए मतलब प्रोफेशनल लॉयर, एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मुझे पता है कि नहीं ये होता में ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं जो कभी नहीं हुई थी मगर हो गई। वो तो यहाँ होने को तो फिर बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मैं मुज़ाकरात के हक में हूँ। एक शख्स अगर एब्सकॉन्डर हो और उसको अदालत में सरेंडर किए बगैर हिफाजती जमानत मिल जाए, पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ था, लेकिन अभी हुआ है। मैं बहुत कुछ, मैं आप देखिए मेरी बात सुने, मैं ये नहीं कहता, मैं किसी बात से इनकार नहीं कर रहा आपकी इस बात से, लेकिन मैं एज ए, अगर आप मुझे लीगल पूछेंगे तो लीगली तो ये मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं अगर आप डायलॉग का पूछेंगे तो शायद आई विल बी द लास्ट पर्सन के जो हमेशा इस हक में होगा। और मुझे जो अपना डॉक्टर साहब की जमात के लोग हैं, बड़े बड़े सीनियर लोग, अभी परसों चौथी मैं और अचानक मुलाकात हुई इनके एमएनए से, वो भी कह रहे थे कि संधू साहब मतलब मैंने क्या करना, मैं तो वीओपी हूँ, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, मेरा तो इतना है ही नहीं कोई। नहीं, मैं वीआईपी नहीं, मैं वीओपी हूँ। तो इसलिए, लेकिन बेसिकली ये बात है जो रजा भाई ने की, मैं भी कह रहा हूँ कि होना चाहिए, बैठना चाहिए। वो कहते हैं दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बहाम ना होंगे, तो मशवरे बहाम होने चाहिए। सही है। और इसमें बहुत सारी चीजें निकलेंगी। लेकिन आज भी मैं गया, मैं अचानक सेनेट से उठ के तो चला गया, तो आज मैंने देखा डॉक्टर साहब साफियों की तरफ कर रहे थे, वो सारे अपने कीबोर्ड तो यही कोट पहना हुआ था, तो मैं जाके काफी देर बैठा रहा, इन्होंने मुझे नहीं देखा, उस तरफ सारे ये कर लगे हुए थे। हालांकि बापडा पे बात हो रही थी, बिल्लो पे बात हो रही थी, व्हाटसोएवर। लेकिन ठीक है, दिस इज देयर फंडामेंटल राइट, दे हैव टू प्रोटेस्ट एंड एजिटेट फॉर देयर लीडर एज वेल। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, रजा भाई चूंकि उर्दू जुबान के बहुत ज्यादा माहिर हैं, कि ये जो शख्सियत परस्ती है ना, ये बुत परस्ती से ज्यादा खतरनाक होती है। अच्छा, अब इसमें जट साहब क्या ये बात दुरुस्त है? खबरें ये हैं कि खुद पार्टी के अंदर ये राय पाई जाती है और इमरान खान साहब को मशवरा भी दिया गया है कि इतना सख्त मौक़िफ़ ना अपनाएं कि एक ही मुलाकात में ये मामला हल होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा जुडिशल कमीशन के हवाले से नरमी पैदा करें। क्या पीटीआई के अंदर ये सोच पाई जाती है? ऐसा कुछ नहीं है। आप पीटीआई पूरी समझती है कि नहीं एक ही निशस्त में हल होना चाहिए? एक ही निशस्त की बात नहीं जी, ये नहीं है कि जी इसमें नरमी पैदा की जाए। हमारा जो असूली मौक़िफ़ है, देखिए मेरी बात सुने, पहले मैं एक रेफरेंस आपको देता चलो, साने मॉडल टाउन हुआ था जी, केस जुडिशल था, कमीशन बना, बाकर नजवी साहब बने, बाकर नजवी साहब की रिपोर्ट आज भी सामने है।
वो एक अलग बात है, उसके ऊपर और वो मैटर आज भी सब्जुडिस है, चलान सबमिट नहीं हुआ था। आज भी सब्जुडिस है, ठीक है। और उसके ऊपर बाकर नजवी साहब आज भी उस पर फुल कोर्ट बना हुआ है। तीन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तब्दील हो चुके हैं, वो फुल कोर्ट नहीं कभी बैठते। नहीं, 118 गवाह हो चुकी है और उसमें ये हुआ था कि विद ड्यू अपॉलॉजी डॉक्टर साहब, वो जो था वो अपना चलान सबमिट नहीं हुआ था। केस उस वक्त सबजुडिस होता है जब चलान सबमिट होकर पास होकर तो ट्रायल के लिए लग जाता है या चार्ज फ्रेम के लिए लगता है। इसी तरह जो 9 मई का वाकया है ना जी, 9 मई में जो सजाएं हुई हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में हुई है। आपकी आम अदालतों में अभी तक कोई सजा नहीं हुई और ना ही कोई प्रोसिक्यूशन साबित कर चुका है। वो तरीकों पे तरीके, सर्दी हो गर्मी हो, सुबह 8 बजे बहुत सारे केसों में तो रिकॉर्ड ही पेश नहीं हुआ, ठीक है जी। और बिल्कुल वो अपना जो प्रोसिक्यूशन है वो टोटल फेल गई है अपने एविडेंस जो है उसको प्रूव करने में, तो वो अभी तक सारे के सारे पेंडिंग हैं। तो मिलिट्री कोर्ट का फैसला अभी आना बाकी है, सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर बहस चल रही है। अब वो सुप्रीम कोर्ट की स्वाबदीद है, वो क्या फैसला करती है क्या नहीं करती है। मीनवाइल इस वक्त तक हमारा जो 9 मई का केस है वो सब जुडिस नहीं है, अदालत में चल जरूर रहा है, ना तो कोई एविडेंस है, ना कुछ है, ना कोई प्रूव हो चुका है। हम चाहते हैं कि इसी स्टेज पर एक कमीशन बने और कमीशन बनने के बाद जो है उसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर हमें बात कर लेनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इससे अच्छा गोल्डन जो है वो टाइम फिर नहीं आएगा शायद। और अगर इससे हम लिंगर ऑन करते हैं, डिले करते हैं, ये और मुश्किलात का सामना हमारे लिए होगा। दूसरी बात, मैंने एक तो आपको रेफरेंस दे दिया, उसके बाद हाउस में मेरा ख्याल है कि ये एक पार्लिमानी मीटिंग में पल्स मौजूद है कि हमें डायलॉग करने चाहिए, हमें डायलॉग की तरफ बढ़ना चाहिए। और हम टाइम लिमिट के साथ करना चाहिए, कट ऑफ डेट के साथ। देखें, हमारा एक जो प्रेशर है, हम अपोजिशन का जो एक प्रेशर है, हमारा जो प्रोटेस्ट है, हमारा जो बयानिया है, जो हमारा मौक़िफ़ है, हम उससे एक लम्हे के लिए भी पीछे नहीं हटे हैं, ना हटेंगे, ठीक है। हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते रहेंगे, ये हमारा राइट बनता है और उसे हम अवेल करेंगे। और उसके बाद अब बॉल चली गई है हुकूमत की कोर्ट में। हुकूमत ने जो डिमांड की थी, हमने वो डिमांड इंशाल्लाह कल उनकी पूरी करने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जिस तरह हुकूमत चाह रही है कि वो इन मुश्किलात से पाकिस्तान को निकालना, ये आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कोई भी हुकूमत अपोजिशन के बगैर इस मुल्क को दलदल से निकाल लेगी। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो है अब उसने क्या करना है, अगर उसने कोई टेक्निकल बुनियाद पे कोई लैतो लाल करनी है, डिले टैक्टिक्स खेलना है या अपोजिशन को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करनी है, तो मेरा ख्याल है कि ऐसी किसी भी चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। दिस इज़ नॉट टाइम फॉर दिस। हुकूमत को इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहिए। हुकूमत को बहुत ज़्यादा मुस्बत रहने की ज़रूरत है, अपोजिशन को बहुत ज़्यादा मुस्बत रहने की ज़रूरत है। ये आए बाएँ शायद से लेफ़्ट राइट से जो बयान दागा जाता है कि जी ये बयान ये इनका कोई फायदा नहीं है, इनका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। उनका इल्जाम यह है कि जो अडयाला जेल से बातचीत हो रही है बहुत सख्त अल्फाज में हो रही है, मेरी बात और इतने सख्त अल्फाज जब आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर माहौल खराब होता है, आगे नहीं बढ़ा। मेरी बात सुने ना, वो तो बिल्कुल अब घबराए हुए ना, अब इसका क्या करें, घबराहट का हमारे पास क्या इलाज है। हमको पीर तो है नहीं कि हम तावीज करके ख्वाजा आसिफ को पिला दें। हमने को क्या कर सकते हैं। अब ख्वाजा आसिफ साहब को किस बात का डर पड़ा हुआ है? पीर भी हैं ये, नहीं तो आधे पीर हैं। वो तावीज जो है वो उन्हें भी तो नहीं पिला सकते। मतलब आपके पीछे के लोग भी तो जेल में है, एक बंदा जेल में है, उससे तो इनको डर ही नहीं था। वो एक आधा लीडर, आज वो पता चल रहा है ना कि वो लीडर है, जेल काट के बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि आई एम द लास्ट पर्सन, इस पार्टी का लास्ट पर्सन हूंगा जो जेल से बाहर निकलूंगा। 50 रुपए का स्टाम्प नहीं मांग रहा, कोई बार्गेन नहीं कर रहा। प्रॉब्लम तो ये आ रही है और ख्वाजा आसिफ तो खुद अपने मुंह से एडमिट कर चुके हैं कि ये बातचीत पे आमादा कैसे हो। मैं तो अभी तक सरप्राइज हूं, दीगर लीडरान भी ये कहते रहे। हम अगर मुल्क और कौम की सुपरमेसी या कंटिन्यूटी को आगे बढ़ाने के लिए कोई बात करें तो इनको वो सरप्राइज लगता है। कोई डिमांड कर लें, इनको टेक्निकल फॉल्ट्स आ जाते हैं। इस तरह नहीं, बाय डिफॉल्ट चलना होगा, इनको क्लियर होना होगा और ये पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। रियासत है, सियासत है, सियासत है, अवाम है, अवाम है तो पाकिस्तान है। हमें पाकिस्तान का सोचना होगा। अगर हमने पाकिस्तान का ना सोचा तो ये पाकिस्तान की अवाम हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। तो खुदारा मैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा अपनी पार्टी को समझाएं, घबराने की कोई बात नहीं है, हाथ बढ़ाएं, आगे बढ़े, हम पाकिस्तान को आगे लेकर चलें। सही है, ताकि मुल्क जो है आगे की तरफ बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज फवाद चौधरी साहब ने इमरान खान साहब को मशवरा दिया है। वो कहते हैं कि जी ये जो हुकूमत है ये सिर्फ इमरान खान, तहरीक इंसाफ और
लड़ाई की वजह से या उनके खराब ताल्लुकात की वजह से सर्वाइव किया हुआ इन्होंने, इस ताल्लुकात को बेहतर करें और ये हुकूमत खत्म हो जाएगी, ये उनका मशवरा है। इस पर भी वापस आके बात करते हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। रजा हारून साहब, अभी ब्रेक पर जाने से पहले जो मैं बात कर रहा था, फवाद चौधरी साहब ने आज एक ट्वीट भी किया। वो कहते हैं कि जी इमरान खान से आज मैंने अर्ज किया है कि ये हुकूमत सिर्फ तहरीक इंसाफ के झगड़े पर खड़ी है। इलेक्शन हार गए, गवर्नेंस तबाह है, खारजा पॉलिसी तबाह है, मईशत तबाह है और मुल्क तकसीम है। इसलिए एक तरफ मुल्क है, दूसरी तरफ ये झगड़ा, और हुकूमत इमरान खान ये नुकता समझते हैं, एस्टैब्लिशमेंट भी समझे, इमरान खान के बगैर मुल्क नॉर्मलाइज नहीं हो सकता और वक्त जाया ना करें। यानी वो ये समझ रहे हैं कि नून लीग मैटर ही नहीं करती अगर ये झगड़ा खत्म हो जाए तो। क्या आप इत्तफाक करते हैं इस राय से? नहीं, स्वीपिंग स्टेटमेंट है और बहुत सारी चीजों में उन्होंने मेरे ख्याल में मुबालगा रही से काम ले लिया है। और वो रिप्रेजेंट किसको करते हैं? वो पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो ये बात कर रहे हैं? वो तो एक मुशावरत के तौर पे खान साहब से उन्होंने कोई बात कर ली होगी। मैं नहीं समझता कि मुल्क के इतने हालात खराब हैं। मुल्क जो है संभल रहा है, डिफॉल्ट से बाहर आ रहा है, खारजा ताल्लुकात हम सब देख रहे हैं, एससीओ की कॉन्फ्रेंस हो रही है, तमाम अभी आपने तालीम के हवाले से इंटरनेशनल मुस्लिम ममालिक की कॉन्फ्रेंस की है, आपके बाद मुस्लिम ममालिक के सरबराह आ रहे हैं, दीगर सरबराह आ रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं। तो वो ऐसा भी नहीं इतनी ग्लूमी पिक्चर पेश करके और एक ऐसे वक्त में जब मुज़ाकरात हो रहे हो, खामखा ये तासुर देना। फवाद भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं भाई, लेकिन मतलब खामखा ये तासुर दे दिया ना उन्होंने कि फौज और पीटीआई की लड़ाई है। अब इसकी कोई जरूरत थी कि जब आप मुज़ाकरात में बैठ गए, जब आपके डायलॉग हो रहे हैं और पसे पर्दा की भी कहानी है, कोई डायलॉग चल रहे हैं, तो ऐसे वक्त में ऐसी बात करके क्या साबित करना चाह रहे? तो मैं नहीं समझता एक अच्छे सियासी रहनुमा को, सियासी एनालिस्ट को एक ऐसे वक्त में ऐसी बात करनी चाहिए। ये इससे हमें गुरेज करना चाहिए। मैं नहीं समझता ऐसी कोई सिचुएशन सही है। और पसे पर्दा जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, उस पर कल वैसे सेनेटर साहब ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि हाँ, अली अमीन गंडापुर के कुछ राब्ते तो हैं, मगर वो इतने नहीं हैं। वो बढ़ा चढ़ा के उसको बयान कर रहे हैं। वो कितने हैं, आपको पता है कितने हैं? नहीं, अली अमीन गंडापुर साहब ने, जो मैंने सुना है और जो मुझे बताया गया इरफान सिद्दीकी साहब ने और दूसरे लोगों ने, कि उनका एटीट्यूड जो था लास्ट मीटिंग जो सेकंड राउंड हुआ है, इट वाज वेरी पॉजिटिव। और कल फिर जब चीफ साहब गए हैं उधर सारा व्हाट्सएवर, तो मैं दोबारा फिर आऊँगा कि ये सच्ची बात यही है कि इसका डायलॉग के जरिए ही हल निकलेगा। जो फवाद चौधरी साहब मेरे भी भाई हैं, हमारा फैमिली रिलेशन है उनके साथ, चौधरी साहब का भी है, लेकिन वो शायद अपने आप को मैटर करने के लिए, हालांकि मुझसे सीनियर है, बड़े हैं, गुस्से भी होंगे, लेकिन मैटर करने के लिए कि मैं भी मौजूद हूँ सारा कुछ, क्योंकि फैसल साहब और बयान देते हैं। फवाद चौधरी वाज द पर्सन जिसने कैबिनेट में कहा था कि ये अल कादर ट्रस्ट वाला लिफाफा जो है इस पर मैं साइन नहीं करूँगा। 2 मिनिस्टर थे, शीरी मुजारी और ये दोनों, इनसे पूछ ले, कभी भी पूछ ले इनसे। तो ये मतलब इस तरह से, लेकिन अब वो पता नहीं क्या कह रहे हैं, वैसी बात कोई नहीं है। मैं हाँ, एक बात जो डॉक्टर अंसार साहब ने कहा है कि मतलब ये अगर इसको चलाना है तो अब चूंकि मौका ऐसा आ गया है और हमें इनको एंगेज करना चाहिए और इन्हें हमें एंगेज करके एक दूसरे के साथ, कल भी मैं समझता हूँ कल यही होगा कि अली जफर साहब से, जो भी इनके सीनियर एडवोकेट्स हैं, वेरी कॉम्पिटेंट, दे हैव द बहुत अच्छी टीम है इनके पास लॉयर्स की, तो उनसे पूछा जाएगा कि कोई हाल तो बताएं ना। आप कह रहे हैं क्या अली जफर साहब से हमने इस मौजूद पर बात की है? मेरी बात हुई है, अच्छा। मैं ऑफ द अली जफर साहब ने क्या कहा? मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात नहीं, वो इत्तफाक करते हैं आपसे? असूली तौर पे उधर करते हैं, बाहर शायद नहीं करते। अच्छा, हाँ, यानी वो वैसे ही आपसे इत्तफाक करते हैं कि हाँ, ये नहीं बन सकता। सर, ये नहीं हो सकता, यकीन कीजिए नहीं हो सकता। लेकिन जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, ठीक है, कोई बैठ के कोई शायद किसी चीज में अमेंडमेंट की जा सकती, मतलब आप इसकी जो 56 का ऑर्डिनेंस इसमें चेंज आई थी 2017 में, तो दोबारा भी कोई चेंज आ सकती है, कोई ना कोई, ऐसी बात तो कोई नहीं है। अगर करना हो तो मैं दोनों तरफ से कह रहा हूँ, लेकिन अगर मतलब कुछ लोग हैं तो मतलब वो ना नज़ारा देख रहे हैं कि आखिर इस कुश्ती का क्या बनेगा, बाद में कुछ भी नहीं बचता होता किसी के हाथ में। ये ऐसे हमने देखे मौके, फिर कोई ना कोई और कुव्वत ऐसी होती है जो आ जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब का एक मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आज उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाली ज़बान कही है कि जो अगर रियासत तो होगी तो सियासत होगी, सियासत नहीं होगी तो रियासत नहीं होगी। मुझे अच्छा लगा ये। नहीं, उन्होंने तो पूरी ट्रेल बताई है। मैंने पूरी ट्रेल बताई, मैंने तो कहा रियासत है तो सियासत है, सियासत है तो अवाम है, अवाम है तो पाकिस्तान है। हमें सब चीजों से ज्यादा पाकिस्तान का सोच है। और मैं एक ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे विद माय हार्ट मैं बिल्कुल इस बात पे मेरा ईमान है
कि हमें इसमें से अब रास्ता निकाल लेना चाहिए। सही बात। अब यकीन करें पाकिस्तान की अवाम के पास कोई गुंजाइश नहीं है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में पाकिस्तान की अवाम है। और इसका सब का सब देखें ना तो इसमें किसी इदारे ने आना है, हमने वोट लेने हैं, हमने अवाम के पास जाना है, हम वोट लेकर आए, उनकी अमानत हमारे पास। अगर हम यहाँ पर खुदा ना ख्वास्ता फिर फेलियर की तरफ जाते हैं और वही गाली गलोच लड़ाई झगड़ा ये करना बहुत आसान है, ये मुश्किल नहीं है, लेकिन ये इस तरह कब तक चलेगा? इस तरह नहीं। मैं तो बल्कि एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। इस मौके पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अपना ना किरदार दिखाना होगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को नहीं, उनको चाहिए कि वोट को इज्जत दो का जो बयानिया ना, उसको अपना इज्जत देने का वक्त आ गया। अब मेहरबानी करके आ जाए, अब ना भाई देखें ना बेटी देखें, जरा उससे बालातर होकर ना वोट को इज्जत दे दें। हम वोट के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं, वो वोट की इज्जत की बात कर रहे हैं। चलें तहफ़्फ़ुज़ भी दे दें, इज्जत भी दे दें, बाहर निकलें आए, ये वक्त है। और ये एक बात मैं आपको बता दूं, अल्टीमेट इस तमाम लीडरशिप को बैठना होगा। इसमें जरदारी साहब को भी बैठना होगा, इसमें नवाज शरीफ को भी बैठना होगा, इसमें इमरान खान साहब को भी बैठना। चाहे आज आप डिनाई कर लें, अपने अपने पार्टी मौक़िफ़ पे कर लें, लेकिन अगर आपने हकीकी मानों में पॉलिटिकल फिर तो इरफान सिद्दीकी साहब सही कह रहे हैं ना कि मिसाके जमहूरियत की तरह का कोई नया मिसाक बनाना पड़ेगा। ठीक है, आगे जाने के लिए वो तो फिर यही फोरम अगर उसके लिए इस्तेमाल होता है और इसका स्कोप वसी होता है तो फिर सर ये एक दो हफ्ते में तो समझने वाली बात नहीं है। सर मेरी बात सुने, हम एक हफ्ते की बात भी नहीं कर रहे। ये मैं आपको एक बात बताऊं, 31 तारीख की नहीं इस तरह ना करें। ये हुआ ये था कि जब ये बातचीत का आगाज हुआ था उस वक्त नून लीग की जानिब से कुछ सख्त मौकफ आ गया। किस मुंह से ये बात कर रहे हैं? ये तो जो हमें चोर समझते हैं, हमें ये कहते हैं। हमने कहा यार हम चलो चोरों के साथ बैठना भी हमारी मजबूरी, हम बैठ गए, आ जाओ ठीक है, बैठो तो सही, इसका वे फॉरवर्ड तो ढूंढें। अब इशू क्या है? हमने कहा कि यार एटलीस्ट अगर आप समझते हैं कि इसको पॉजिटिव की तरफ लेकर जाना है, हुकूमत समझती है कि हम संजीदा रवैया रखते हैं, तो एटलीस्ट आप हमारे जो कैदी हैं, जो कि बेगुनाह लोग गिरफ्तार हैं, उनको आप रिलीज करें, थोड़ा सा गुड गेस्चर दें, थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन दें, ताकि हमारा कारकुन भी हौसला अफजा हो, हम सब हौसला अफजा हो और इस बात की कंटिन्यूटी करें। वो नहीं हुआ। हमने कहा खान साहब से हमें बातचीत करने दिया, वो नहीं हुई। उसके बाद संडे को फिर एक नशिस्त हुई, वो भी कंट्रोल्ड माहौल में। हमने कहा चले बिस्मिल्लाह, वो भी एग्री कर लिया। अब तहरीरी मुआहदा लिख कर देने के लिए भी तैयार हो गए। कल हमने तहरीरी मुआहदा लिख कर भी इनको मुतालबात जो है वो भी लिख कर दे देना है उसकी तरफ। अब हुकूमत क्या डिलीवर करेगी, हुकूमत क्या देगी? और अगर हुकूमत ने इसी तरह आए बाएं शाएं का, तो ये फिर मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत की तरफ से गैर हुकूमत देगी तो बाद में हुकूमत मांगने को भी तैयार बैठी है ना कि भाई ये कुछ चीजें जो मिसाके मईशत पर आए हैं, मिसाके जमहूरियत पर आए, SOP बनाए एहतजाज का, हुकूमत तो ये भी ज़हन बनाए बैठी है कि कल सारा कुछ ये भी एजेंडे पर आ जाएगा। ये चीजें होंगी, ये चीज होंगी। उसकी इसमें बिगनिंग भी कोई करनी है कि नहीं करनी, कि आपने बस सोच लिया तो हमने कर लिया, उसका बिगनिंग होना चाहिए। उसका हुकूमत को भी कुछ दिखाना चाहिए ना कि हुकूमत क्या रवैया। रजा हरून साहब से सिर्फ एक बात करने लगा, जो डॉक्टर साहब ने भी फरमाया ना कि हमारे बंदों को रहा कर दे। ये 3 MPA का केस नहीं है पब्लिक मेंटेनेंस ऑर्डर का कि DC ने बंदे अंदर किया, हुकूमत छोड़ दे। ये अदालतों में केसेस पेंडिंग है, गवर्नमेंट नहीं कर सकती, नहीं छोड़ सकती बंदे गवर्नमेंट किसी तरीके से। मिसिंग पर्सन अगर फौजी अदालतों में मतलब क्या केसेस है तो गवर्नमेंट कैसे कर सकती है? मिसिंग पर्सन गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है। वो कहते हैं मिसिंग को दें लिस्ट अपनी मिसिंग पर्सन की, सर दे चुके हैं। मतलब 278 बंदे कह रहे थे, लतीफ खोसा साहब को 278 बंदे मार दिए। चलो यार एक भी नहीं मरा, और बैरिस्टर गौहर एक भी नहीं मरा। बैरिस्टर गौहर साहब ने साफ कर ले, बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा अगर गोली चली है तो, मतलब अभी तक उनको भी यकीन नहीं है। ओपन निकाले, स्टेटमेंट चलाए नहीं, वो तो 13 लोगों की लिस्ट दी है ना, ऑफिशियली दिया ना। अल्लाह माफ करे, कोई एक इंसान भी जाता है तो पूरी इंसानियत जाती है। मैं जाती तौर पर इंसान हूं, मैंने अल्लाह ताला को जान देनी, किसी और को नहीं देनी। 13 लोगों की लिस्ट मैं बता रहा हूं, लेकिन ये 278 से करते करते क्यों हम मुबालगा रही से काम ले रहे हैं। हाँ, दूसरा जो डॉक्टर साहब बार बार फरमा रहे, ये मैं दोबारा कहता हूं, 3 MPA पब्लिक मेंटेनेंस ऑर्डर जब DC अंदर करता है तो गवर्नमेंट छोड़ सकती है उनको। इसमें एविडेंस हुई है, इसमें शहादतें हुई हैं। फिर उसी शहादतों को जिनको ये नहीं मान रहे फौजी अदालतों को, वहां पे इन्होंने मर्सी पिटीशन की है, वहां पे इन्होंने फिर रिलीफ भी लिए।
आप देखिए या तो लेकिन कमीशन तो इस नुक्ते पर बनना है ना कि गोली चली है या नहीं चली और उससे लोगों की हलाकत सर अगर हुई है या बनता नहीं हो तो शायद मैं कमीशन तो इस नुक्ते पर बनना है ना। ये मामला तो सब जुडिस नहीं है, ये मामला तो पहले अदालत के पास नहीं है। पहले अगर मेरा अपना जो जाती है लीगल प्रूडेंस है वो ये कहती है कि अगर बन सकता हो, कल सारे जो बैठेंगे, हम तो नहीं उसमें बैठे, अगर ये बन सकता हो तो डेफिनेट बनाए, कोई ऐसी बात नहीं। सही है जी। रजा अरून साहब, मैं बस कुछ चंद बातें करना चाहता था कि एक तो ये बहुत अच्छी गुफ्तगू की है डॉक्टर साहब ने ना, और ध्यान उन्होंने, मैं पहली दफा सुन रहा हूँ, मैं इसीलिए हैरान हुआ था, मैं इंटरव्यू करने वाला था, ये करना चाह रहा था कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का नाम लिया और उनकी इंटरव्यू। नवाज शरीफ साहब का नाम लेने पर तो पाबंदी नहीं है ना सर? नहीं सर, आप क्या बात कर रहे हैं, अपने सार भाई का जो हाल होगा ना सोशल मीडिया पे आपको पता नहीं है। लेकिन ये खुशाइन डेवलपमेंट है ना, देखें ये खुशाइन डेवलपमेंट है कि आप लीडरशिप को रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं और उनको मसाइल के साथ साथ उनको जहाँ पे आप उनको कहते थे कि सारे मसलों की जड़ है, अब आप कह रहे हैं सोल्यूशन भी उनके साथ। तो ये वो डेवलपमेंट है जो 26 नवंबर की रैली की नाकामी है, जो भी आप उसको कहें, एजिटेशन किया सड़कों पे करके देख लिया, टेबल पे मुज़ाकरात के आगाज के बाद आप ये नरमी जो देख रहे हैं, ये इन मुज़ाकरात की स्टार्ट की कामयाबी है। इसी को कामयाबी कहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक लीडर जो खप्ते अजमत का शिकार रहे और बाकी सबको माइनस कर दे, तो फिर पॉलिटिकल सिनेरियो बनता नहीं ना, फिर पॉलिटिकल डायलॉग बनता नहीं है। कि आप इस खप्ते अजमत के अंदर रहेंगे, शख्सियत परस्ती में रहेंगे, जैसे हमारे सिद्धू भाई ने कहा, तो फिर डायलॉग नहीं बनता। और फिर हर तरफ ये कहना कि जी कोई और आके मसले का हल कर देगा, तो फिर वहां से तो जवाब यही आ रहा है ना कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान। सही है, बिल्कुल ठीक है। अब सर लेकिन अभी एक टेबल सजा लिया, एक अपने पॉलिटिकल डायलॉग का टेबल सजा लिया, जी, तो अब आप जो बातें मीडिया में बैठ के करते हैं कि ऐसे बन सकता है, वैसे बन सकता है, कि टेक्निकलिटी टेबल पे डिस्कस होंगी और वहां पे इनके मसाइल का हल होगा। और ये खुशाइन बात है, इससे आप यकीन माने असद भाई, ये हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए, सिद्धू भाई बैठे हुए हैं, ये पब्लिक से राब्ते में, हम भी राब्ते में, इतना अच्छा मैसेज गया है मुज़ाकरात के आगाज का लोगों में खुशी की लहर गई है, इत्मीनान हुआ है कि यार अमन हो जाएगा, मामला हल हो जाएंगे, एजिटेशन खत्म होगा, कारोबार एक आम आदमी की परेशानी दूर होगी। इट्स गुड मैसेज जी, इसको आगे लेके चलना, बिल्कुल ठीक है, इसको आगे लेके चलना चाहिए। लेकिन अभी खदशा ये है कि अभी तो कुछ मामलात में लड़ाई जो है वो बढ़ने वाली है, और वो मामला है एक मसलन नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबर्स के लगाने का। अब उनकी मुद्दत मुकम्मल हो रही है सिकंदर सुल्तान राजा साहब की। आज इस पर इनिशिएट भी किया है, उमर अयूब साहब ने भी खत लिखा है, शिबली फराज साहब ने भी खत लिखा है कि भाई इसके लिए पार्लियामानी कमेटी बनाई जाए। इत्तफाक राय जो है उसके लिए करना एक इस माहौल में बड़ा मुश्किल काम दिखाई देता है, नए चीफ इलेक्शन कमीशन के नाम पर इत्तफाक राय करना। तो सेनेटर साहब ये बताइए कि क्या काजी फाइज ईसा साहब का नाम भी ज़ेर गौर है? मुझे बिल्कुल मालूम नहीं, मैं कभी भी, मेरा फैब्रिक ही आपको भी पता, बड़ा पुराना तल्लक है मेरा फैब्रिक ही, ये नहीं कि मैं झूठ बोलूँ आपसे, मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता नहीं है, मैं ओपनली कह रहा हूँ। और अगर हो भी तो उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, हाँ, मेरी जाती राय है एज ए लॉयर। क्यों? और मैं जो जिस लेवल, जिस तरीके से काजी साहब का मतलब जो भी ये मुतनाज़ा रहा हो गया आखिर में, जो भी चीजें हुई, नहीं वैसे तो खैर शुरू से ही मुतनाज़ा था, व्हाटएवर, मुझे नहीं पता, मैं हम तो पेश होते रहे हैं। ही वाज अ वेरी नाइस एंड जेंटलमैन, पर उनका बड़ा रोल है पाकिस्तान बनाने में उनके बुजुर्गों का, ये बात नहीं है। लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि इस लेवल पे जाके मेरी जाती राय है, उनकी अपनी मर्जी है, वो कबूल करे ना करे, मेरी जाती राय कि अगर उनका नाम हो तो ही शुड नॉट एक्सेप्टेड दैट। अगर हुकूमत ने नाम फ्लोट कर दिया जी, इस पर डिस्कशन चल रही है डॉक्टर साहब कि अगर काजी फैसल साहब का नाम आ जाता है, क्योंकि ये एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर इत्तफाक के राय होना, ये भी आइंदा दिनों में एक बहुत बड़ा मसला दिखाई दे रहा है। ये बड़ी अच्छी बात होगी, पॉजिटिव बात हो जाएगी। और अगर काजी फाइज ईसा जैसे जस्टिस इलेक्शन कमीशन में आएंगे, सिकंदर सुल्तान राजा साहब का किरदार आप लोगों ने देखा, पूरा इलेक्शन उन्होंने जो है वो उसका नक्शा बिगाड़ के हाथ में रख दिया, और उसको स्टैंप करने वाले काजी फाइज ईसा साहब, और फिर लंदन में वो मुंह छुपाते रहे, लोगों ने कितनी तज़यीक़ आमेज़ रवैया उसके साथ रखा। क्यों आप ऐसी हरकतें करते हैं जिससे पाकिस्तान डीमोरलाइज हो? यार खुदा खौफी करें ना करें, इस तरह पीपल पार्टी को मारना चाहे मर गई, नून लीग को मारना चाहे मर गई, क्या ये पीटीआई मर जाएगी? नहीं मरेगी, ये भूल है यार, कोई जमात नहीं मरती। खुदा खौफी करें, सब चीज़ों से बाला होकर ना अपनी सियासत को 2 मिनट साइड पर रखकर, अपने बेनिफिट्स को साइड पर रख कर इस अवाम का सोच लें।
और अगर यही आप लोगों ने रवैया रहा, मैं तो ये सुनकर आपकी बात मुझे यहाँ पर ऐसा लगा जैसे मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया कि काजी फाइज के हलकों में ये डिस्कशन काजी फाइज ईसा साहब जैसे बंदे को अगर आप दोबारा के हलकों में डिस्कशन हो रही है सर, मैं आपको खबर की बुनियाद पे डिस्कशन हो रही है। मैं समझता हूँ कि इंतहाई शर्मनाक बात होगी। इतना वो शख्स जिसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम को नुकसान पहुंचाया, आप यकीन करें पाकिस्तान में इससे ज्यादा मुतनाज़ा जज हमने ना माजी में देखा, ना आज देखा, ना देखेंगे। यकीन करें, मतलब कि आपने एक ऐसा लगता है कि मुज़ाकराती कमेटियों की जिम्मेदारियां आइंदा दिनों में बढ़ने वाली हैं। लाइटर नोट पे अब ये बात कर रहे थे ना कि ऐसा मैं बुक लिख रहा हूँ चकवाल से बंदियाल तक। अच्छा, तो फिर आपको बताएंगे उसमें भी सारी बातें। और एक गीत था नुसरत फतेह अली खान से बंदियाल तक, और नुसरत फतेह अली खान ने एक गीत गाया था रजा हारून साहब कि किसी दा यार ना विछड़े। तो डॉक्टर साहब हमेशा यही कहते किसी दा साकिब निसार ना विछड़े। नहीं, आप उस पर भी लिख दें साकिब निसार मेरी को फूफी का बेटा नहीं है कि मैं किसी को यहाँ पर डिफेंड करूंगा। यार एक इदारा है सुप्रीम कोर्ट, आज देखें मेरी बात सुने, मैं बड़े मोहतात अल्फाज में, बहुत मोहतात अल्फाज में, आप यकीन करें क्या ये दो हम जाते हैं अपना टीवी चैनल्स पे जाते हैं, हम जब इस तरह बैठकर आपस में डायलॉग करते हैं तो बहुत ज़्यादा सवालात अदलिया पे खड़े होते हैं। ये जिस तरह के ये अडियाला में फैसला सुनाना था, 11 बजे का टाइम 8:30 बजे आ गया हूँ, 9:30, यार खुद प्लीज़ ना करें इस तरह। अब पाकिस्तान के अवाम का ना इससे ज़्यादा इम्तिहान ना लें, ये बहुत हो चुका है। और अगर आप लोगों ने ये करना है तो यार फिर आप फिर नुकसान की तरफ जा रहे हैं, और वो नुकसान जो है ना वो ऐसा अंधेरी होगी जो हम सबको लपेट के ले जाएगी। पाकिस्तान के अवाम का अब ना पेशेंस सब्र का जो पैमाना आप लबरेज कर रहे हैं, ऐसा ना करें जिससे नुकसान हो। बिल्कुल। रजा साहब कुछ कह रहे हैं आप? बस मैं बड़े मोहतरम है डॉक्टर साहब मेरे लिए, मैं डॉक्टर साहब से मुख्तलाफ करते हुए मैं समझता हूँ फायद ईसा साहब जो है ना वन ऑफ द बेस्ट जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे। उनके दौर के फैसले जो हैं बड़ा जबरदस्त किस्म के, मैं तो बिल्कुल समझता हूँ कि उन्होंने जो आईनी तौर पे फैसले, और जो जिस फैसले की तरफ हमारे भाई बात कर रहे हैं ना, उसमें गलती बुनियादी तौर पे पार्टी की थी ना। वो फाइज साहब के पास अपील जब लगी तो पार्टी ने इंटर इलेक्शन की कोई बात ही नहीं कर सकी। अली जफर साहब तो मुझे याद पड़ता है उस केस में कंसीड कर गए थे। नहीं, सुलेमान अकरम राजा साहब ने कहा था कि हमारी सीटें नहीं बनती। हाँ, नहीं वो तो उन्होंने जब अगला वो चल रहा था उसमें जब फुल बेंच बैठी है उस तक ने कहा कि फैसला ठीक था, इस पे मैं फैसला ठीक था, इलेक्शन कमीशन की अंडरस्टैंडिंग में गलती हुई। तो हम कम से कम मैं फाइज साहब को जो है ना इस सवाल से देखता हूँ कि उनके फैसलों पे आप तनकीद कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पार्टी आप बेनिफिशियरी नहीं थे, आप अग्रीव पार्टी हैं तो आप अग्रीव पार्टी की से बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा आप उनके फैसलों को देखेंगे तो बैड सिंबल सर चुराया नहीं गया, आपने खोया। अगर आप पार्टी इंटर पार्टी इलेक्शन करवा लेते तो बैड सिंबल के नहीं था। दूसरा, अगर इलेक्शन कमीशन के पास ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती और पार्टी इस बात को समझती तो आप तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा लेती। ये बाकी सब हिस्ट्री है। तो he was an upright judge, honorable। बल्ला छीना नहीं गया, कहते हैं बल्ला खोया गया है, आपने खुद खो दिया है। सर आप देखें ना, आप फॉर्मेलिटीज पूरी ना करें। हाँ। सर आप टोटल फॉर्मेलिटीज पूरी ना करें। हाँ। इलेक्शन कमीशन का रूल है ना, आपको दो चीजें देनी होती है, अपनी सिंबल के लिए। हाँ। एक आपको ऑडिट और दूसरा आपका इंटर पार्टी इलेक्शन। और स्क्रूटनी से पहले आप ठीक कर रहे हैं डॉक्टर साहब, कुछ स्क्रूटनी से पहले एक छोटा सा ब्रेक में ले लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर ये भी देखते हैं कि मुआशी तौर पर कहा जाता है कि जी हुकूमत बड़ी नुकसान में जा रही है और इकोनॉमी खराब हो रही है, लेकिन यहाँ वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $20 अरब का अहद कर लिया और वो एक बड़ा जामे प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आ रहा है। तो इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी ब्रेक पर जाने से पहले काजी फैसल साहब के हवाले से बात कर रहे थे रजा हारून साहब, आप और जज साहब उस पर कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते थे, सर आप कर दीजिए फिर मैं, ताकि वर्ल्ड बैंक जी मैं देखे वो जैसे संधू साहब ने कहा ना कि जी हमने लिख कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, हमने इस तरह नहीं, वो 5% कोटा जो होता है ना पार्टी का उस पर लिख कर दिया था, रिजर्व सीट पर हमने लिख कर दिया था। रिजर्व सीट के ऊपर हमने जो है हमारा जो फैसला था वो प्री इलेक्शन आया था
पोस्ट इलेक्शन नहीं आया था, प्री इलेक्शन की समात हुई और उसके बाद वो जो है हमारे हक में फैसला था जो जिससे फिर बाद में हुकूमत ने विड्रॉ किया था। ठीक है जी, और ये कहा था कि जी सीटें तो मांगी पीटीआई ने नहीं, और वो सलमान राजा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर ये तो कहा था कि जी ये सुन्नी ताक काउंसिल की बनती है, हमारी नहीं बनती। जब प्री इलेक्शन की फाइंडिंग्स आपके सामने आई उस वक्त 29 अरकान असेंबली के उन्होंने कहा फॉर्म्स लेकर आए, जिसमें मैं भी शामिल था। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा कि ये डॉक्टर निसार का फार्म है, इसके ऊपर पीटीआई लिखा है, आपने इनको पीटीआई क्यों नहीं कंसीडर किया, क्या पीटीआई जमात है? इलेक्शन कमीशन ने कहा हाँ इलेक्शन जमात है। उनका जमात है तो फिर ये आजाद कैसे हैं? फिर आपको याद होना चाहिए 29 अरकान असेंबली को उस बिहाफ पे प्री इलेक्शन के उस फाइंडिंग के ऊपर हमें कंसीडर किया था कि ये पीटीआई हैं। उन्हीं काजी फैसला की बात कर रहे हैं, अपना ये पीटीआई का फैसला आया था ना जी, है जी 8-5 से फैसला आया था। 8-5 सर काजी फैज ईसा साहब उधर भी इख्तिलाफ करके बैठे हुए थे। नहीं कहाँ हक में थे सर? काजी फैज ईसा साहब ने तो हमारी गर्दन पे छुरी चलाई थी और बदकिस्मती से सीधे से चलाते शायद जल्दी मर जाते, पीछे से चलाई थी उल्टी, और छुरी भी उल्टी चलाई थी। जो उन्होंने किया, जो उन्होंने हमारे साथ किया, अल्लाह ताला अल्लाह ही उनसे पूछेंगे। उन्होंने बहुत बड़ी ज्यादती और बड़ा जुर्म किया था इस पाकिस्तान के एक जमात के साथ। और फिर इंसाफ देखें, वही अवाम हमारे निशाना ढूंढ ढूंढ के वो काम किया इनके साथ कि इनको घुमन केरी डाल दी और 92 सीट के साथ यहाँ पर बिठाया। फिर हमारी क्या निशान था डॉक्टर साहब? मेरा पीकॉक मोर, और मेरा एमपीएस के क्या थे? और मेरा पहले हम तीनों का मीनार थे, लास्ट मूवमेंट पे जाके मेरा छीन लिया गया। दोनों को मीनार दे दिया, ऊपर से पीकॉक, नीचे आजाद दो ऐसे के रीजनेबल निशान ठीक है मिला आपको। नहीं तो फिर मेरे एक एमपीए 12,000 वोट उसका खराब हुआ, 12,000। एक एमपीए का 8,000 वोट खराब हुआ पीकॉक की वजह से। इस तरह नहीं, बहरहाल उन्होंने जुल्म किया था, वो भुगत भी रहे। आज बैठे हुए ना लंदन में, अब मौज लूटने लंदन में, अपना वतन छोड़ के भागना पड़ा ना। बस यही इंसान होती है। जब बंदा किरदार का अच्छा ना हो ना तो फिर हीले भालने से बाहर ही भागता है, वो चाहे 50 रुपए के स्टाम्प से भाग जाए या काजी फाइजा के साथ। ठीक है जी, और भी बड़ी, तो मैंने तो कह दिया हमारा कौन सा फूफी का पुत्र है। 50 रुपए की बात नहीं, वो फेडरल गवर्नमेंट ने, वो भी हमारा कसूर है, वो भी हमारा कसूर है, वो भी हमने भेज दिया, वो भी हमारा कसूर है। जेल में बैठा हुआ बंदा है ना, ना कुछ बुराई मांग रहा है, ना रिलीज मांग रहा है, कुछ एनआरओ मांग रहा है, अब इनके नाक पे लड़ा बैठा। रजा साहब का एक जुमला ले लें, फिर मैं जरा वर्ल्ड बैंक पे आ जाऊं। जी रजा साहब, मैं कह रहा हूँ इज्जतदार आदमी भी जो है ना, वो भी अपने आप को महफूज रखना चाहता है। जिस तरह के लोगों ने यहाँ उनके साथ किया था, वो कोई बाइज्जत लोग नहीं थे जो वहां मुजाहरे में खड़े हुए थे। इज्जतदार आदमी भी अपनी इज्जत बचाता है सर, अवाम हमेशा बाइज्जत रहती है भाईजान। चलिए मैं अब जरा आपके साथ थोड़ा सा डेटा शेयर करना चाह रहा हूं। ये एक अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए जो कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत $20 अरब का अहद किया है। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का महवर जो है वो 6 एरियाज हैं, जिनमें बच्चों की ग़िज़ाइयत, मयारी तालीम, क्लीन एनर्जी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट और निजी सरमायाकारी शामिल है। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के अहदाफ के तहत 5 करोड़ अफराद को मयारी सेहत, ग़िज़ाइयत फराहम की जाएगी। और ये जो डॉक्यूमेंट है वर्ल्ड बैंक का, वो कहता है कि कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के अहदाफ के तहत 6 करोड़ लोगों को पानी, सैनिटेशन और दीगर सहूलियात मुहैया की जाएंगी। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के अहदाफ में 1.2 करोड़ तलबा को बेहतर तालीम के साथ सपोर्ट किया जाएगा। ये वर्ल्ड बैंक का डॉक्यूमेंट हमें बता रहा है कि इस प्रोग्राम के तहत 3 करोड़ अफराद को ज्यादा महफूज खुराक और ग़िज़ाइयत की सिक्योरिटी मिलेगी। 7.5 करोड़ अफराद को सैलाब और दीगर कुदरती आफात से महफूज करने के इकदाम उठाकर मौसमियाती खतरात से मजबूत तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के अहदाफ के तहत 10 गीगावाट काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत हासिल की जाएगी। और इसके अलावा एनर्जी के हवाले से दीगर मनसूबे भी इसमें शामिल हैं। और टैक्स रेवेन्यू जो GDP है उसकी शरह को 15% तक से ज़ायद किया जाएगा। अब ये डॉक्यूमेंट है। ये तो डॉक्टर साहब आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? पहले मैं डॉक्टर साहब से अगर आप इजाजत है तो मैं ले लूं। ये तो अच्छी बात है, ये हुकूमत की कामयाबी, इसको मानते हैं वर्ल्ड बैंक के साथ ये प्रोग्राम करना? देखें, पाकिस्तान इकॉनमी के हवाले से आगे जाए, पाकिस्तान एजुकेशन के हवाले से आगे जाए, पाकिस्तान हेल्थ के हवाले से आगे जाए, किसी भी सूरत में पाकिस्तान आगे जाए, हम अप्रिशिएट करेंगे।
ये नहीं होगा कि हम डिस्क्रेडिट देंगे, उसे क्रेडिट देंगे, लेकिन फिर ये तो आपने कहना कि हुकूमत मुआशी तौर पर बिल्कुल नाकाम हो गई है, इसका कोई वो क्या प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया है कि ये हमारा हम पर वर्ल्ड बैंक के एतमाद हमारी हुकूमत पर एतमाद का मजर है। इस एतमाद की मैं आपको बताता हूँ ना, स्टैंडिंग कमेटी में मिनिस्ट्री इंटीरियर ने कहा कि इतना बड़ा नौजवान का फिगर है जो मुल्क से बाहर जाना चाह रहा है, हमारे पास पासपोर्ट के कागजात खत्म हो गए, आपका लेबर तबाही के दाने पे पहुंच गया है, आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल जो है इंडस्ट्री का, संधू साहब अपना ईमानदारी से बता दें, फैसलाबाद तबाही के दाने पे पहुंच गया है, आपकी छोटी इंडस्ट्री कौड़ियों के भाव बिकी है, आपने दूध देना था बच्चों को, उससे भी फारिग, हाँ वो दूध मैंने फैसलाबाद की नहरों में बहता जरूर देखा है, ठीक है जी। आपकी गवर्नेंस का ये आलम है कि अदलिया में खड़े हुए हथकड़ी लगे पुलिस की तहवील में लोग कत्ल हो रहे हैं, नहीं हो रहे। तो ये तो पाकिस्तान के मसाइल हैं। ना ये मेरी बात है जो हर हुकूमतों में अनफॉर्चुनेटली इसकी बहुत सारी रीजन है। अब ज्यादा हुए, मैं इसलिए इसको फोकस कर रहा हूं। गवर्नेंस आपकी तबाही के दाने पे पहुंची हुई है, ठीक है। अगर इस तरह के हालात में वर्ल्ड बैंक आपको इतना बड़ा पैसा देता है और आप उस पैसे को सही मानों में सही जगह पे इस्तेमाल करते हैं, अगर वो उसमें करप्शन खाए नहीं जाते, गड़बड़ नहीं होती, तो मुस्बत है, हम एग्री करते हैं, ठीक है। और अगर ये पैसा फिर अपना राइट लेफ्ट होना है, अपने हदफ को उन्होंने, और जितना उन्होंने कहा कि जी हमने अपने अहदाफ को बढ़ाना, ये अहदाफ मैं आपको बताऊं, जितने भी आपके पॉलिटिकल एनालिसिस है, जितने भी डिस्कशन चल रही है, इनका अपना एक जो उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम है, उसकी अपनी तमाम स्टडीज आप करके देख लें, उसमें एक ही चीज वाज़ेह है, ये तब कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक आपके यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी। बिल्कुल सही है। ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही इन प्रोग्राम्स को आगे लेकर चलती है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए हुकूमत को अपोजिशन के साथ बैठना पड़ता है। बिल्कुल सही है सर, लेकिन जो फैसलाबाद की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री की ग्रोथ वैसे भी नेगेटिव में आई है, तो आपके ख्याल में वाकई फैसलाबाद में इंडस्ट्री तबाह हो गई है? मैं डॉक्टर साहब की एक बात को से इत्तेफाक करते हैं? नहीं, मैं जिस बात से इत्तेफाक करने लगा हूं कि कल शिबली फराज साहब ने भी काबिल एहतराम है, उन्होंने भी कहा कि मुआशी जो आपकी हमारी सिचुएशन है वो बेहतर हो रही है, सेनेट के ओपन जो स्पीच उन्होंने की है। दूसरे नंबर पे बहुत सारी बातें मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा, इसलिए मुझे याद है शौकत तरीन का दोनों वज़राए को फ़ोन करने का, IMF फिर IMF के सामने जाकर मुजाहरा है कि इनको फंड ना दिए जाए पाकिस्तान को। फिर उस वक्त डॉलर की कीमत क्या थी जब हमने वादे की, उस वक्त क्या हो चुकी थी, ये भी आपको याद होना चाहिए। फिर श्रीलंका बन जाएगा, फिर 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर किधर गई वो सारी, वो बना गए सैलानी वालों की थी। ये कहते एक बाबा फैसलाबाद की मैं बात करता हूँ, खान साहब गए उधर, उन्होंने बाबा जी पूछा जी बना गया कोशिश, उन्होंने कहा पुत्र तेरी वजह घर बेच के थे होना पे आवे। मतलब ये देखिए, ये ऐसी बातें। बहुत शुक्रिया खलील संधू साहब, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। रज़ा हारून साहब आपका भी शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।